हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम आज शुरुआत कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसके प्रीवियस चैप्टर्स में कार्बन के बारे में बहुत कुछ सुना है, लाइक कि वो एक नॉन मेटर है और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये जो लेसन है इसमें आपको कार्बन का एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक मास, ये सारी चीजें आपको पता हो गई थी। उसकी वैलेंसी के बारे में आप लोगों को नॉलेज आ चुका था। ठीक है, आज हम जो ये लेसन शुरू कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें आपको कार्बन के अलग अलग कंपाउंड, उसके बारे में, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, वो किस तरीके से बॉन्डिंग बनाता है अदर एलिमेंट के साथ में, अदर एटम्स के साथ में, या कार्बन कार्बन के ही एटम के साथ में, ये सारी चीजें आपको पूरा डीप में इस लेसन में पढ़ना है। जनरली अगर हम बात करेंगे कार्बन की, तो हमारे अर्थ क्रस्ट में कार्बन काफी कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। हम बात करेंगे हमारे एटमॉस्फेयर में भी, तो उसमें भी कार्बन की जो क्वांटिटी है वो काफी कम दिखाई देती है। ठीक है, कोल, उसके बाद में मिनरल्स, कार्बोनेट, ऑक्साइड्स, इनके जो फॉर्म होते हैं इनमें आपको कार्बन देखने मिलता है कंपाउंड के फॉर्म में, कंबाइंड स्टेट में। नेचुरली की बात करेंगे हम तो ग्रेफाइट, देन डायमंड, ये कॉमनली कार्बन के फॉर्म्स है। इनमें हमको कार्बन का जो कंस्टिट्यूएंट है वो देखने मिलता है। हम अगर बात करेंगे कार्बन के अलग अलग प्रॉपर्टीज की, तो कार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। एक्चुअली कार्बन इज अ नॉन मेटल, है ना, जो कि एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन स्टिल उसमें भी डायमंड जो है वो अपनी अलग प्रॉपर्टी शो करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ग्रेफाइट अपनी अलग प्रॉपर्टी शो करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये सारी चीजें पढ़ना है। सबसे बेसिकली कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है नेचर में पाए जाने वाला, जो कि नॉन मेटल में कैटेगराइज किया गया है। सेकंड थिंग, कार्बन जो है ये काफी कम अमाउंट में आपके अर्थ एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अर्थ क्रस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ओनली 0.02% कार्बन पाया जाता है आपके अर्थ क्रस्ट में। वो भी कौन से फॉर्म में? कार्बोनेट में पाया जाएगा, CO3 में। समझ में आ रहा है? उसके बाद में कोल में पाया जाएगा, पेट्रोलियम में आपको मिलेगा कार्बन। समझ में आ गया? हाँ, ये साथ ही साथ में वो पाया जाता है एटमॉस्फेयर में 0.3% में। एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करेंगे तो उसमें पाया जाएगा 0.3% में। अब ये 0.3% एटमॉस्फेयर में कौन से फॉर्म में रहेगा? तो वो रहेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में वो आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपके ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करेंगे, हम हमारे इसमें हम सब भी आते हैं, तो ऑर्गेनिजम्स के भी जो आपके जो लिविंग थिंग्स हो गए, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारे जो है ये कहीं ना कहीं पे कार्बन बेस्ड कंपाउंड से ही बने हुए हैं। जो आपके एनिमल्स, प्लांट्स, खुद लिविंग थिंग जितने भी है, इनका जो DNA बनता है, इनमें जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इनमें जो ग्लूकोज की मात्रा आती है पॉलीसैकेराइड्स की, जैसे कि हम बात करेंगे, तो ये जो सारा जो कंस्टिट्यूएंट है, इनमें सब में कहीं ना कहीं पे कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन से बने वाला कंपाउंड। तो इसलिए उसे कहा जाता है कि ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खासकर, जहां पर हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो कार्बन से रिलेटेड जो स्टडी करते हैं, तो जो सभी जो कंपाउंड्स है, जो वर्ल्ड है, हमारा लिविंग वर्ल्ड है, ये सब क्या है? कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बने वाले हैं। और इन सबको कहा जाता है, कार्बन बेस्ड कंपाउंड को ही कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है वो हम आगे में और अच्छे से पढ़ेंगे, उसके दो अलग अलग फॉर्म भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, लेकिन उसके पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली हम देखेंगे तो ये कार्बन बेस्ड कंपाउंड को ही क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
ओके, उसके बाद में बहुत सारे नंबर ऑफ जो थिंग्स है, लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, ये बनी हुई है कार्बन से। ये किससे बनी हुई है? कार्बन कंपाउंड से। कहीं ना कहीं आपको कार्बन का यूज देखने मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ में बात करते हैं फ्यूल्स की, लाइक आपको अगर पेट्रोलियम चाहिए, आप अगर कोई अल्कोहल का यूज कर रहे हैं फॉर एज अ स्पिरिट, इथेनॉल वगैरह जो हम यूज करते हैं एज अ स्पिरिट, आगे में आएगा सब कुछ आपको, ठीक है। साथ ही साथ में हम बात करते हैं वुड, कोल, उसके बाद में हम बात करेंगे केरोसिन, आपका एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, इनमें सब में कहीं तो भी हमको कार्बन का कंस्टिट्यूएंट देखने मिलता है। समझ में आ रहा है? आपको अगर कुकिंग करना है तो आपको हीट प्रोवाइड हो रही है, कार्बन जो है वो बर्न होता है ना। उसके बाद में आपको पेपर बनाना है, कोई पॉलीमर बनाना है, कोई फाइबर बनाना है, तो उसमें भी कार्बन का बहुत बड़ा योगदान हमें देखने मिलता है। मतलब कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि कार्बन जो है वो हमारे पूरे लिविंग लाइफ में बहुत अहम रोल अदा करने का काम करता है, ठीक है। अब कार्बन का चलो ये तो हमने एक आउटर आइडिया ले ली, अब उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो कार्बन जो है उसका हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसका एटॉमिक नंबर पता रहने होना। कार्बन का एटॉमिक नंबर रहता 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, जिसमें उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दिया मैंने, आपके कार्बन के वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण कार्बन अपना टेट्रा वैलेंसी शो करता है। कार्बन की कौन सी वैलेंसी शो करता है? टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा जो वर्ड है ये शो करता है 4, और वैलेंट का मीनिंग होता है वैलेंसी, मतलब कार्बन की वैलेंसी रहती है 4। अब कार्बन की वैलेंसी अगर 4 है तो वो उतने नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म करता है। कार्बन की वैलेंसी अगर 4 है तो कार्बन क्या करेगा, किसी दूसरे एटम के साथ में, चाहे फिर वो कार्बन का हो या कोई दूसरा भी हो सकता है, हाइड्रोजन लो, ऑक्सीजन लो, नाइट्रोजन है ना, ऐसे, ठीक है। इनके साथ में वो 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? 4 बॉन्ड, अपनी वैलेंसी, अपनी टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। तो ये आपने प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़े थे, इसीलिए मैंने सबसे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में समझाया था वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। दूसरी बार समझाया कि वैलेंसी का मीनिंग ये भी होता है कि जितनी उस एलिमेंट की वैलेंसी होगी उतने नंबर ऑफ बॉन्ड वो फॉर्म करता है। और ये आपने आपके प्रीवियस स्टैंडर्ड में, मतलब 9th क्लास में आपने भरपूर डीप में उसको पढ़े हैं। इस क्लास में भी, इस लेसन में भी हम कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं उसको हम रिवाइज करेंगे, डोंट वरी। लेकिन स्टिल पहले समझ लेते कि कार्बन क्या है, कार्बन की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर आते हैं उनके बॉन्डिंग के ऊपर में। फिर वो बढ़ते गए तो फिर अपने आप वो हमारी लिंक बैठ जाएंगी पूरे उनके कंपाउंड के ऊपर में। तो इसीलिए मैं आपके टेक्स्ट बुक को थोड़ा सा, जो पहले के जो 2-3 पार्ट है उसको आगे पीछे करके मैं पहले आपको अलग अलग जो कार्बन के फॉर्म्स होते हैं एलोट्रॉप्स, उसको पहले आज कंप्लीट करूंगा, और उसके बाद में हम कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, उनमें बॉन्डिंग कैसे होती है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कार्बन की, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ओके, चलो तो एक एक करके अभी पॉइंट कवर करते चलते हैं स्टूडेंट। मैंने लिख कर भी दिया हूं और आपको समझा भी रहा हूं उसी पॉइंट को। देखो, सबसे पहली चीज, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन क्या करता है? अपने कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है उसके पीछे का रीजन मैं शॉर्ट में अभी आपको समझाता हूं। सबसे पहली चीज क्या होता है कि कार्बन जो है वो अपने 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको एकदम से किसी को डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि हाई एनर्जी लगती है उसको डोनेट करने को, और उतनी एनर्जी उसके पास में रहती नहीं है। नेट न्यूक्लियर चार्ज उसके ऊपर में बढ़ जाता है। उसके बाद में जो कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करता बोले टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपने पढ़े हैं क्यों वो अचीव करता है, ठीक है। हाँ,
इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट भी कर सकता है, लेकिन उसमें भी क्या होगा, नेट नेगेटिव चार्ज, जो एवरेज नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ जाता है उसमें, तो उस कारण से वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता और लॉस्ट भी नहीं कर पाता। तो उस समय पे वो तीसरा रास्ता अपनाता है जो कि रहता उसके लिए सबसे अलग, और वो करता शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की। वो क्या करता, अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता और किसी दूसरे एटम के साथ में बॉन्डिंग तैयार करता। ठीक है, वो मैं रिवीजन करवाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा आप सभी बच्चों को, लेकिन अभी के लिए ध्यान में रखना है कि कार्बन क्या करता, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता, और जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसे बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोल रहे हैं हम, जहां पे कोई कंपाउंड या कोई एलिमेंट अपने एटम्स के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं उसे बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोला जाएगा उसे स्टूडेंट्स, कोवैलेंट बॉन्ड। इसीलिए कार्बन हमेशा क्या फॉर्म करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। सेकंड थिंग, कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। टेट्रावैलेंट का मीनिंग मैंने वही क्लियर किया, टेट्रा का मीनिंग होता है 4 और वैलेंट का मीनिंग होता है वैलेंसी। ठीक है ना, मतलब कि कार्बन की वैलेंसी हमेशा कितनी रहेंगी, 4। कितनी रहेंगी, 4। मतलब कि जब वो अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा तो वो अपने अराउंड में 4 बॉन्ड तैयार कर सकता है। ठीक है, लाइक उसको अगर हमको अगर सिंपल फॉर्म में दिखाना है उसके बॉन्ड्स को, तो हम वो ऐसा शो करते हैं, उसकी 4 वैलेंसी, जो कार्बन की जो 4 वैलेंसी है ना वो हम ऐसे शो करते हैं। अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड अगर वो फॉर्म कर रहा है, तो अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड अगर कार्बन फॉर्म कर रहा है तो ऐसे तरीके से दिखाते हैं उसकी 4 वैलेंसी प्राइमरी स्टेज में। समझ में आ रहा है? चलो देन नेक्स्ट, कार्बन हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन। कार्बन जो एलिमेंट है ना स्टूडेंट्स, कार्बन के एटम्स, उनकी एक ऐसी खासियत होती है कि उनको जनरली सेल्फ कॉम्बिनेशन की उनकी प्रॉपर्टी होती है। मीन्स कि वो ऐसा नहीं देखेंगे कि हमको कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा ऐसा है कि हमको एनर्जी मैक्सिमम लगेंगी शेयरिंग करने के लिए या बहुत कम लगेंगी, ऐसा नहीं है। वो सेल्फ कॉम्बिनेशन के साथ में अपने आप वो किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देते हैं। अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को अगर एक इलेक्ट्रॉन लग रहा है अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करने के लिए, और कार्बन के पास में अगर वो एक इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ में शेयर करेगा और वहां पर वो बॉन्ड फॉर्म कर देता है। तो इस तरीके से वो सेल्फ कॉम्बिनेशन में भी कार्बन अपने आप चला जाता है, वो उसकी प्रॉपर्टी रहती है। और कार्बन कार्बन एटम के बीच में 2 अलग अलग हमने अगर कार्बन के एटम लिए, तो दोनों अलग अलग कार्बन एटम के बीच में भी सेल्फ कॉम्बिनेशन होता है, कंबाइन होना सेल्फ खुद से। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा ऑकरेंस ऑफ कार्बन। अब कार्बन किस स्टेट में पाए जाते हैं, किस स्टेट का मीनिंग यहाँ पर कोई राज्य की बात नहीं कर रहे हम, कौन से स्टेट में, मतलब कि उनमें फ्री स्टेट में है या किसी कंपाउंड के साथ में है, ये चीजें हम बोल रहे हैं वहां पे, उसका क्या ऑकरेंस रहेगा। ऑकरेंस ये वर्ड आपने इसके पिछले लेसन में भी पढ़े हैं, मेटलर्जी जब हम प्रोसेस पढ़ रहे थे। ओके, तो देखो ऑकरेंस ऑफ कार्बन 2 तरीके से होता है। एक होता है फ्री स्टेट में जहां पर वो नेचुरली पाया जाएगा, और दूसरा होता है कंबाइंड स्टेट में जहां पे हमको उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। अगर हमको अगर कार्बन सिंपल चाहिए अलग फॉर्म में, तो हमको कार्बन को एक्सट्रैक्ट करना होता है, अलग निकालना होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो जब फ्री स्टेट की बात करेंगे हम कार्बन के, तो वहां पे हमें देखने मिलेगा कि हमें डायमंड और ग्रेफाइट, ये जो हमको कॉमन स्टेट मिलेंगे, साथ ही साथ में अभी तीसरा बकमिंस्टर फुलेरिन। बकमिंस्टर फुलेरिन ये नया एक इन्वेस्टिगेशन उस पर चालू है, उसके प्रॉपर्टीज पे, ये भी हमें रिसेंटली पता चला है कि ये भी कार्बन का नेचुरल स्टेट पाया जाता है फ्री स्टेट में। ठीक है, एलोट्रॉप है वो कार्बन का, लेकिन ये जो 2 है ये कॉमनली नोन है, तो हमको पता है पहले से डायमंड और ग्रेफाइट। और अगर कंबाइंड स्टेट की बात करेंगे तो वो पाया जाता है कंपाउंड के फॉर्म में। अब
में भी कार्बन को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो ऑकर होता है नेचर में, ठीक है। ये था आपको समझना। उसके बाद में अब आपके टेक्स्ट बुक की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट, तो आपको उस टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि पहले जो बॉन्डिंग होता है ना, कि वो कैसे अपने शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन, कैसे वो डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, कैसे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म किए जाते हैं, ये सारा आपको दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 59 और पेज नंबर 60 के ऊपर में, बॉन्डिंग इन कार्बन, ठीक है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि पहले आपको जो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, जो कि काफी छोटा सा टॉपिक है लेकिन एग्जाम में पूछने के चांसेस है, तो ये मैं आपको आज पहले क्लियर करता हूँ। उसके बाद में हम वो बॉन्डिंग देखेंगे, लाइक कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, कैसे कैसे वो डबल बॉन्ड फॉर्म होते हैं, मजा भी आएगा वो समझने में। बस आपने पहले ये इतना कवर कर लेना है पहले एलोट्रॉप का, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए पहले जाते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के ऊपर में। अब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या है, एक्चुअली एलोट्रॉप ये वर्ड का मीनिंग क्या है? एलोट्रॉप ये वर्ड बताता है कि अगर कोई एक एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट जिसके एक से ज्यादा फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं, उनको कहा जाता है एलोट्रॉप। मतलब जैसा कार्बन है, तो कार्बन क्या है, दो अलग अलग या एक दो से ज्यादा अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है, एक डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा अभी रिसेंटली डिस्कवर हुए वाला बकमिंस्टर फुलेरिन, ठीक है। तो ऐसे आपके अलग अलग क्या होते हैं, फॉर्म्स पाए जाते हैं एक ही एलिमेंट के। जनरली हमें यहाँ पर कार्बन में ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में ही समझना है, और जो बकमिंस्टर फुलेरिन है उसके बारे में ज़्यादा कुछ एक्सप्रेशन आपको, ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन आपको दिया नहीं हुआ है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ कि वो अभी रिसेंटली ही, मतलब कुछ सालों पहले ही उसका डिस्कवरी हुआ है, तो उसके ऊपर में अभी भी इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, एक से ज़्यादा फॉर्म कार्बन के पाए जाते हैं, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमको थोड़ा सा चेंज दिखाई पड़ता है। किनके? डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, एंड थर्ड वन इज बकमिंस्टर फुलेरिन। इसकी प्रॉपर्टीज हमको अभी तक की दी हुई नहीं है, जनरली हमको ये दो की ही पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें भी हम स्टार्ट करते हैं अभी डायमंड के साथ में। अभी किसके साथ में स्टार्ट करते हैं? डायमंड के साथ में, ठीक है। तो चलो डायमंड को पढ़ते हैं। देखो डायमंड क्या बोल रहा है, डायमंड इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। डायमंड क्या है एक्चुअली में? कलरलेस ट्रांसपेरेंट मतलब जो वहां से लाइट पास हो सकती है, ऐसा उसका मीनिंग होता है ना, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस का मीनिंग ये रिलेट करता है यहाँ पर शाइनिंग से। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस है ना कार्बन का, ये डिनोट करता है यहाँ पर डायमंड का, ये शो करता है यहाँ पर शाइनिंग। देखो आपने डायमंड को देखे, वो एक अपनी नेचुरल चमक बिखेरता है, उसकी एक अलग सी चमक होती है, मतलब वो शाइन करता है ना, लाइट के प्रेजेंस में वो क्या करता है, शाइन करता है, ठीक है। सो आपको वही बोला कि डायमंड एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, जो कि जिसकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होता है, जिसको हम बोलते हैं उसकी शाइनिंग, ठीक है। सेकंड थिंग, डायमंड इज अ वेरी बिग मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम। डायमंड क्या है, आपको उसकी जो डायग्राम है वो आपके टेक्स्ट बुक में आपको प्रॉपरली मिल जाएगी, ठीक है। डायमंड जो है वो एक्चुअली में क्या है, कार्बन एटम का एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, जहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम एक दूसरे से लिंक है और वो फॉर्म करते हैं डायमंड का स्ट्रक्चर। और वो क्या फॉर्म करते हैं? डायमंड का स्ट्रक्चर। मैंने यहाँ पर एक सिंगल कार्बन के लिए चार कार्बन एटम कैसे और ज्वाइंट रहते वो मैंने बताया। जैसे ये आपका एक पहला कार्बन है, ये आपका फर्स्ट कार्बन है, ये सेंट्रल कार्बन है, तो इसके अराउंड में इसकी कार्बन की होती है वैलेंसी 4, तो वो इन टोटल ऐसे 4 कार्बन और उससे अटैच होते हैं। फिर इसके और 3, एक तो सेटिस्फाई होगी और 3 बाकी है, तो और वो 3 कार्बन अपने साथ में जोड़ लेता है। ऐसे ये सबके अलग अलग फॉर्म्स निकलते हैं, समझ में आ रहा है? तो ये और अपना एक फॉर्म करते हैं, क्या करते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उनके बीच में, और वहां पर तैयार होता है फिर डायमंड का स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? वेरी इजी कॉन्सेप्ट। वो देखो
अलग अलग कार्बन एटम को क्या रहता, बॉन्डिंग तैयार करता हो, मतलब उसके साथ में अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये देखो पहले वाले कार्बन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो एक बॉन्ड तैयार किया उसने, सेकंड वाले कार्बन के साथ में दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो दूसरा बॉन्ड फॉर्म किया, तीसरे वाले कार्बन के साथ में तीसरा तो वो तीन इलेक्ट्रॉन, तीसरा बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये चौथा। ऐसे चार, एक इंडिविजुअल कार्बन चार अलग अलग कार्बन के साथ में, मतलब अलग अलग कार्बन एटम के साथ में बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ऐसा उसका मीनिंग है। और वो फॉर्म करते हैं एक रिजिड का मतलब हार्ड, एक स्टोन टाइप का जो स्ट्रक्चर रहता है ना, वो हार्ड सब्सटेंस। रिजिड थ्री डायमेंशनल, मतलब उसके डायरेक्ट डायमेंशंस कितने रहेंगे, 3 ए वाई एक्स और ये वैसे जेड, ऐसे 3 डायमेंशनल उसके, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, समझ में आ रहा है। उसके बाद में डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड एक्चुअली में क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, बहुत हार्ड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है उस कारण से, ठीक है। देखो फिर डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड, सिंथेसाइज का मीनिंग प्रिपेयर करना उसको, ठीक है, कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग द प्योर कार्बन। हमको यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, जो फ्री स्टेट में आपका प्योर कार्बन मिलता है, उसकी प्योर कार्बन एट वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। जब हम प्योर कार्बन को सपोज अगर हीट करते हैं हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे, उसको प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पर फिर फॉर्म होता है डायमंड। वहां पर क्या फॉर्म किया जा सकता है, डायमंड, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, ओके। उसके बाद में डायमंड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट दैट इज 3500 डिग्री सेल्सियस। डायमंड का जो है मेल्टिंग पॉइंट काफी हार्ड ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ की वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको मेल्ट कराने के लिए हमें लगता है 3500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, बहुत हाई है ना। एंड डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड जो है वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी तैयार होने के लिए हमको लगते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूव करेंगे, लेकिन डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते उसके स्ट्रक्चर में। इस वजह से डायमंड जो है वो क्या है, नॉन कंडक्टर, मतलब कि वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर, जो डायमंड का जो क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका कंप्लीट पूरा डायमंड के ऊपर में इंफॉर्मेशन। अब आते हैं हम ग्रेफाइट और ग्रेफाइट के ऊपर में। अब देखते हैं हम ग्रेफाइट क्या होता है। आई होप आपको कार्बन के बारे में इंट्रोडक्शन भी समझ में आ गया, उसके जो प्रॉपर्टीज है लाइक टेट्रावैलेंसी, कोवैलेंट, वो भी समझ में आ गया है, और भी हम पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, रिवाइज कराऊंगा मैं। उसके बाद में हमने देखे कि एलोट्रॉप, तो एलोट्रॉप में हमने अभी पढ़े डायमंड के बारे में। आशा करता हूँ कि आप सभी को वो भी समझ में आ ही गया है, ठीक है। चलो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं ग्रेफाइट के ऊपर में। अभी हम बढ़ते हैं आगे, अभी देखते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट क्या होता है, जनरली अगर ग्रेफाइट की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा ग्रेइश ब्लैक होता है, जो कि ओपेक होता है, वो मतलब लाइट को पास होने से रोकता है, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, ठीक है ना, लाइट पास नहीं होने देता, ठीक है, ऐसा इसका मीनिंग है कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो ओपेक है एक प्रकार का, जो कि लाइट को पास होने से वहां से रोकेगा, फ्लो होने से रोकेगा वहां पे। और इसका जो कलर होता है ये होता है हल्का सा ग्रेइश ब्लैक। कैसा होता है, ग्रेइश ब्लैक। आपने आपके पेंसिल की जो लीड देखी होंगी तो आपको ग्रेफाइट के बारे में पूरा आइडिया आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ग्रेफाइट की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। लाइक इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम इन द सेम प्लेन गिविंग द हेक्सागोनल एरे। मतलब कि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है कि एक कार्बन एटम जो है वो अपने 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है एक सेम प्लेन में। लाइक यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये डायग्राम जो मैंने बनाया है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, जहां पर एक कार्बन एटम क्या होगा, अपने 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ रहेगा एक हेक्सागोनल प्लेन में। समझ में आ रहा है, एक सिंगल कार्बन एटम जुड़ा हुआ रहेगा 3 अलग अलग कार्बन एटम के साथ में। लाइक ये पहला है 1 2 और ये 3, ऐसे 3, ये सेकंड है तो 1 2 और ये 3, और ये
क्या फॉर्म कर रहा है? हेक्सागोनल एरे। सेकंड थिंग क्या बोल रहा है ग्रेफाइट के बारे में? ग्रेफाइट क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ कार्बन एटम। ग्रेफाइट क्रिस्टल में क्या होते हैं? लेयर्स ऑफ कार्बन एटम होते हैं। मतलब कि ग्रेफाइट क्रिस्टल की अगर हम बात करेंगे तो उसमें ऐसी अलग अलग लेयर्स होती है और उसकी अरेंजमेंट की जाती है कार्बन्स की। समझ में आ रहा है? उसके बाद में ग्रेफाइट इज अ स्मूथ एंड सॉफ्ट सब्सटेंस। अब थोड़ा कंपैरिजन करते हैं हम डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में। हो सकता है डिफरेंस पूछना है। आपने डायमंड पढ़े थे तो डायमंड में क्या था कि ही इज वेरी हार्ड सब्सटेंस, मतलब कि डायमंड एक हार्ड सब्सटेंस है। और वही ग्रेफाइट की बात करेंगे तो ये सॉफ्ट सब्सटेंस रहता, थोड़ा स्मूथ भी रहता और स्लीपरी रहता, मतलब ऐसे फिसलने वाला रहता सब्सटेंस। वो अगर पाउडर फॉर्म में जब आप लेते हो ग्रेफाइट को तो वो आपके हाथों से क्या होगा, ऐसे लाइक आपको लगेगा, महसूस होगा कि वो फिसल रहा है। मतलब स्लीपरी उसका क्या रहता है? स्ट्रक्चर रहता है उसका, मतलब स्लीपरी उसकी प्रॉपर्टीज रहती है। ठीक है ना? हाँ, और स्मूथ भी रहता, सॉफ्ट रहता बेचारा। ठीक है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कंपैरिजन के बारे में अगर बात करेंगे तो ग्रेफाइट क्या है? एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाउ? कैसे? इसमें प्रेजेंट क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ताकि वो क्या हो जाए? मूव हो जाए। क्यों? कैसे मूव हो गया? अभी कहां से आएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन? आपने स्टार्टिंग में बोले एक ग्रेफाइट का मतलब एक कार्बन का एलिमेंट, सॉरी एक कार्बन का एटम अपने 3 कार्बन के एटम के साथ में जुड़ा हुआ रहता, लेकिन कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। मतलब वहां पे एक एटम एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है टू मूवमेंट, मूव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है उस एटम का, कार्बन के एटम का, क्योंकि वो 3 ही इलेक्ट्रॉन के साथ में वो ज्वाइन होता है अदर कार्बन के साथ में। ठीक है। इसीलिए वहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है और उस कारण से वहां पे मूवमेंट हो सकता है इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। और उस कारण ग्रेफाइट क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है। अब हम आते हैं यूजेस ऑफ डायमंड एंड यूजेस ऑफ ग्रेफाइट की ओर। हमने डायमंड की यूजेस इसके पहले वाले पार्ट में लिखे नहीं थे, वो मैं आपको लिखकर उसको भी समझा देता हूँ। देखो, जनरली जब हम बात करते हैं डायमंड के यूजेस की तो पहला आपका जो यूज है डायमंड का वो है कि डायमंड इज यूज्ड इन कटिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक ग्लास कटर। जो ग्लास कटर्स होते हैं इनको वगैरह कट करने के लिए जनरली एज अ कटर यूज किया जाता है डायमंड को, क्योंकि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, वो हार्ड सब्सटेंस है, जल्दी से ब्रेक नहीं होता। ठीक है। सेकंड थिंग, डायमंड्स आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। जो ज्वेलरी आप बनाते हो उसमें भी डायमंड का यूज होता है। बहुत अलग वो नेचर, मतलब बहुत एक अलग सी खूबसूरती उस ज्वेलरी को आप दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायमंड। और ये जो एप्लीकेशन है डायमंड के, या आपने आए दिन सुने भी है, आपको बहुत अच्छे से पता है उसके बारे में। सो आपको यह अंडरस्टूड भी है अच्छे से। ठीक है। उसके बाद में अब कंपैरेटिवली पढ़ते हैं यूजेस ऑफ ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट के क्या यूज है? देखो, तो ग्रेफाइट की अगर हम बात करेंगे सो ग्रेफाइट इज यूज एज ल्यूब्रिकेंट। ग्रेफाइट को किसके तरह यूज करते हैं हम? एज अ ल्यूब्रिकेंट। किसके तरह यूज करते हैं? ल्यूब्रिकेंट के थ्रू। जैसे बहुत सारी मशीन्स होती है जहां पर हाई टेम्परेचर पे चलती है, मतलब वो हीट होकर उनका टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो वहां पर एज अ ल्यूब्रिकेंट उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए हाई टेम्परेचर पे हम किसका यूज करते हैं? ल्यूब्रिकेंट का, ताकि वो मशीन डैमेज ना हो जाए। ठीक है। उसके बाद में जो ल्यूब्रिकेंट की अगर हम बात करते हैं तो कभी कभी ल्यूब्रिकेंट ऑयल में भी ग्रेफाइट को मिक्स करके एज अ ल्यूब्रिकेंट उसको बना सकते हैं हम। ठीक है ना? हाँ। उसके बाद में मेकिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल। आपने इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस पढ़े थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, तो वहां पे आपने देखो एक दो बार आपको आया था ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड कैथोड एंड एनोड दिखाता। तो वो जो ग्रेफाइट एनोड था वो है वो एक्चुअली में ये ग्रेफाइट का यूज होता है उसमें, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है ना, इसलिए मेकिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। ग्रेफाइट को हम कैसे यूज कर सकते हैं? फॉर मेकिंग द ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इन अ ड्राई सेल, क्योंकि जो जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो ड्राई सेल में ही होती है आपकी। ठीक है। उसके बाद में मेकिंग द कोर्स ऑफ पेंसिल और पेंसिल लीड। बहुत ही सिंपल और बहुत ही कॉमन यूज जो आप हमेशा
अच्छे बच्चे हैं वो रेफरेंस बुक का यूज करके उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि अच्छे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं जिनको सच में अपने नॉलेज को कवर करना है वो क्या करेंगे, बकमिंस्टर फुलेरिंग के बारे में भी अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा जो आपका फुटबॉल टाइप में जो होता है ना उसके स्ट्रक्चर जैसे होता है और इसमें 60 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। कितने कार्बन एटम ज्वाइन होते हैं? 60 कार्बन एटम ज्वाइन होते हैं। एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे? एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल 60 कार्बन एटम्स जुड़ के। समझ में आ रहा? ये भी एक एलोट्रॉप है कार्बन का जिसमें प्योर कार्बन प्रेजेंट होता है। और इनको एलोट्रॉप ऑफ कार्बन भी क्यों बोला जाता है पता है? जब हम डायमंड को या फिर ग्रेफाइट को कंप्लीटली मेल्ट करेंगे तो जो कोई भी आपको एक सब्सटेंस रिमेनिंग मिलेगा वो कार्बन को छोड़ के कुछ भी नहीं मिलता उसमें, सिर्फ तुमको कार्बन ही वहां पर मिलेगा। इस वजह से हमको ये बोल सकते हैं कि ये जो जितने भी अभी हमने पढ़े डायमंड ग्रेफाइट ये सब एक्चुअली में किस पर बेस्ड है? कार्बन के ऊपर में बेस्ड है, कार्बन के ही कंपाउंड है। हाँ, हालांकि इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की भी अलग अलग रह सकती है लेकिन दोनों भी कार्बन से ही तैयार हुए वाले सब्सटेंसेस है। तो ये हो गया आपका एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब आएंगे हम हमारे लेसन के मेन पार्ट पे, ये भी आवश्यक ही था लेकिन अब आएंगे हमारे बॉन्डिंग के ऊपर में। तो आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ कोवैलेंट बॉन्डिंग या फिर कार्बन में किस तरीके की बॉन्डिंग होती है और क्यों कोवैलेंट बॉन्ड का हमें जरूरत पड़ता है, क्यों हम कोवैलेंट बॉन्ड ही यहाँ पर बना पाते हैं, उसके बारे में हम समझ लेते हैं थोड़ा लिखकर। ठीक है, चलो तो इसका स्क्रीनशॉट लो फिर पढ़ते हैं उसके ऊपर में। अभी आते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर जो कि आपका बॉन्डिंग इन कार्बन, दैट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड। अभी कोवैलेंट बॉन्ड समझने से पहले हम देखते हैं कि कार्बन की कुछ और प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसा आपने इसके प्रीवियस लेसन में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आयोनिक बॉन्ड के बारे में काफी डीप में पढ़े। किसके बारे में? आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड जो है ये फॉर्म होते हैं आयंस की वजह से। किसके फॉर्म की वजह से होते हैं? ये आयंस। और ये जो आयंस है इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है ये कैसी होती है? काफी स्ट्रांग होती है। मतलब कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है? आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काफी स्ट्रांग। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयंस के बीच में वो क्या होता है? काफी ज्यादा होता है, स्ट्रांग होता है। इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आयंस का, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये कैसे रहते हैं? हाई रहते हैं। क्या रहते हैं? हाई, मतलब कि ज्यादा रहते हैं। अब हम आते हैं कार्बन के ऊपर में। कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट्स, इनमें इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ये कम रहता है एज कंपेयर टू आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में कार्बन कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो रहता है। क्यों? बिकॉज ऑफ कि उनके जो मॉलिक्यूल्स है वो उतने स्ट्रांगली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड नहीं रहते। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है माना कि वो स्टेबल रहेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में जो दो बॉन्ड फॉर्म होंगे तो स्टेबिलिटी शो करेंगे, लेकिन उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होने के कारण उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं रहता। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं रहता। किसमें? कार्बन कंपाउंड में। कार्बन कंपाउंड्स हैव carbon compounds having low melting point and low boiling point. लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। ये क्यों होता है? और क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होता। जब वो बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। इस मुद्दे को हम यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं बाय द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपके टेक्स्ट बुक में आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं लाइक एसिटिक एसिड, मीथेन, आफ्टर दैट इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट
वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, इनका जो केल्विन में दिया हुआ है, अगर डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करेंगे, या आपको जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये केल्विन के स्ट्रक्चर में, केल्विन में दिया हुआ है, केल्विन के यूनिट में अगर हम बात करेंगे उनके डिग्री सेल्सियस में, तो 300 डिग्री से भी कम इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाँ, उसके बाद में ये जो बॉन्डिंग है ये उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो ये जरूरी है कि आयंस भी फॉर्म नहीं करेंगे, है ना, समझ में आ रहा है। ये आयंस फॉर्म करेंगे क्या? नहीं। अगर कार्बन कंपाउंड आयंस फॉर्म नहीं कर रहा है मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करा सकते। कार्बन कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कराएंगे एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ठीक है, जो कार्बन से बने वाले कंपाउंड्स है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते हैं। ठीक है, चलो तो ये हो गए आपकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद में अभी हम आते हैं हमारे जो कोवैलेंट बॉन्ड हम बोल रहे हैं कि किस तरीके की बॉन्डिंग रहेगी उसके ऊपर में, लेकिन उसके पहले ही हम क्यों उसको कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की जरूरत है कार्बन को, वो समझने की कोशिश करते हैं। उसके पीछे भी रीजन है कि क्यों वो कोवैलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करेगा। ठीक है, तो देखो मैं अभी समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहली चीज हम लिख देंगे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन है 2 and 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है कार्बन का? 2 and 4, मतलब कि उसकी जो वैलेंसी है वो है 4। इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि उसकी वैलेंसी 4 है। इट नीड्स किसको? कार्बन को। इट मीन्स कार्बन नीड्स 4 electrons to achieve inert गैस या फिर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? ये आपने जैसा अभी हमने देखे कि आयंस फॉर्म हो रहे थे आयोनिक बॉन्ड में, तो वहां पर वो क्यों आयंस फॉर्म कर रहे थे? क्योंकि उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना था खुद को, वो एलिमेंट को, उन एटम्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना था, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट या फिर एक्सेप्ट करके स्टेबल हो जाते थे बाय अचीविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किस वजह से? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करके वो स्टेबल बन जा रहे थे। वैसे ही कोवैलेंट बॉन्डिंग में अगर कार्बन को अगर स्टेबल होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन एक तो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे या फिर डोनेट करने पड़ेंगे, बराबर है। एक्सेप्ट करेगा तो जो नियॉन गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पालेगा वो कुछ इस तरीके से। अगर एक्सेप्ट किया तो आएगा नियॉन जो कि है 2 और 8, या फिर अगर डोनेट कर दिया तो हेलियम जिसका है 2, सिर्फ 2। 4 इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर दिया तो हेलियम, लॉस्ट कर दिया तो, या फिर एक्सेप्ट कर दिया तो नियॉन। तो ये पाने के लिए वो कार्बन क्या करेगा? आयंस फॉर्म करने को देखेगा सबसे पहले। ये हमको कंसीडर करना है, ऐसा होता नहीं है लेकिन कंसीडर करना है। ठीक है, वो आयंस फॉर्म करने को देखेगा। तो देखो उसमें क्या क्या कंडीशन आएगी। फर्स्ट कंडीशन नंबर 1, सपोज वो क्या कर रहा है? लॉस्ट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन। सपोज वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करने के लिए कार्बन लॉस्ट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन, मतलब कि वो क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहा है मतलब कि उसके ऊपर में चार्ज आ जाएगा कार्बन के ऊपर में 4 प्लस कटायन का। अगर वो अपने आउटर मोस्ट शेल में से 4 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर रहा मतलब कि कार्बन के ऊपर में कितने चार्ज आ जाएंगे? C4 प्लस कटायन का। लेकिन इसमें क्या कंडीशन होगी कि जब जैसे जैसे वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करने जाएगा तो कार्बन को मैक्सिमम एनर्जी लगेगी। कार्बन को क्या लगेंगी? मैक्सिमम एनर्जी। और न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होल्ड करने के लिए, 6 to 10 प्रोटॉन होल्ड करने के लिए काफी दिक्कत भी जाएंगी उस न्यूक्लियस को, उस फ्लोरीन कार्बन के न्यूक्लियस को। ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं रहेंगे वहां
वहां पे रहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे ज्यादा रहेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे, ठीक है। इसीलिए 4 प्लस कटायन बन जाएगा। इट मीन्स कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो हो जाएंगे ज्यादा, इज एक्सट्रीमली मोर देन, इज मोर देन इलेक्ट्रॉन, सो इट बिकम difficult for nucleus to hold 6 to 10 प्रोटॉन। 6 to 10 प्रोटॉन को होल्ड करना उस न्यूक्लियस को काफी डिफिकल्ट जाएगा। और जो ये 4 प्लस कटायन बना कार्बन का, ये स्टेबल नहीं रहेगा। तो जो कंडीशन 1 है कि 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करके खुद पॉजिटिव आयन फॉर्म कर लो और स्टेबल हो जाओ, ये करेक्ट नहीं रहेगा कार्बन के लिए, ठीक है। तो चलो पहली कंडीशन तो अपनी रॉन्ग हो गई भैया। अब आते हैं दूसरे कंडीशन के ऊपर में। तो दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि एक्सेप्टिंग 4 इलेक्ट्रॉन, पहले डोनेट अभी एक्सेप्ट, गेन करना। अब गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। पहले से ही 6 इलेक्ट्रॉन थे और बढ़ जाएंगे 4, मतलब 10 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। और फिर न्यूक्लियस पे नेट नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। न्यूक्लियस पे जो नेट नेगेटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेट नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कार्बन के ऊपर में इंक्रीज हो जाएगा। और इस वजह से उसको भी स्टेबल कर पाना, मतलब उसको भी संभाल पाना उस कार्बन के आयन के लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर कार्बन अगर 4 नेगेटिव आयन भी बनाता है, मतलब अनायन, ऐसा C4 माइनस अनायन भी बनाता है कार्बन, सपोज C4 माइनस अनायन भी अगर कार्बन बनाता है तो भी वो प्रॉपरली नहीं बना पाएगा, उसका प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। इस वजह से जो नेट नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा बढ़ जाता है उसके ऊपर में। तो जो सेकंड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई नहीं करती। इट मीन्स कि कार्बन ना तो अपना पॉजिटिव आयन फॉर्म कर सकता है, अगर पॉजिटिव आयन फॉर्म करने गया तो उसको उस आयन को फॉर्म करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। उसके बाद में चलो ठीक है, उसने आयन फॉर्म भी कर लिया, फिर उसके बाद में उसके ऊपर में नेट पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ जाएगा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाएगा प्रोटॉन का। इस वजह से भी वो स्टेबल नहीं रहेगा, साथ ही साथ में वो अनस्टेबल होके प्रॉपरली वो जो आयन है वो प्रॉपरली नहीं रह पाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं दूसरी कंडीशन पे, जिसमें बोला गया है कि वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। जब एक्सेप्ट करने जाएगा तो हर एक न्यू इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। एनर्जी ज्यादा लगेगी तो वो डिफिकल्ट जाएगा कि उस इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल में बना के रखने के लिए, बांध के रखने के लिए उस न्यूक्लियस को बड़ा हार्ड जाएगा, क्योंकि जो इफेक्टिव नेगेटिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा बन जाएगा अभी एज कंपेयर टू इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स कि दोनों रास्ते यहाँ पर आयन्स फॉर्म करने के कार्बन के लिए टूट जाते हैं। तो इस वजह से तीसरा जो फॉर्म है कि शेयरिंग करो किसी दूसरे एटम के साथ में, वो वहां पर बच जाता है, उसके पास में रास्ता कार्बन के पास में। तो कार्बन क्या करता है, उसी तरीके से बॉन्ड फॉर्म करता है जो कि आयोनिक बॉन्ड नहीं रहता। जब हम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं तो वहां पे बॉन्डिंग जो है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग फॉर्म होती है। कौन सी बॉन्डिंग फॉर्म होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग। वही दिया है आपको, देखो कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम आ रही थी इसको ओवरकम, इसको कम करने के लिए शेयरिंग करता है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की टू द अदर एटम ऑफ कार्बन और अदर एटम ऑफ अदर एलिमेंट। मतलब कि एक तो कार्बन के ही साथ में अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या फिर किसी दूसरे एटम के साथ में भी शेयर कर सकता है एलिमेंट के,
ठीक है। सो इस वजह से वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल कर लेगा शेयरिंग करके, और बॉन्ड भी फॉर्मेशन होगा। उस बॉन्ड को कहा जाएगा कोवैलेंट बॉन्डिंग। अब ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं ना, ये होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड एंड तीसरा होता है ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे उनकी बॉन्डिंग होती है। तो वो भी हम पढ़ेंगे किस तरीके से होता है। आज के लेक्चर में हमने पूरा इंट्रोडक्शन देखे कि क्या होते हैं कार्बन, उसके बाद में उसके एलोट्रॉप्स के बारे में पूरा डीप में पढ़ लिए। साथ ही साथ में जो बॉन्डिंग बनती है कार्बन में वो भी हमने समझ लिए। कल के लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाने वाला हूँ अबाउट द कोवैलेंट बॉन्डिंग, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेन स्टेज के ऊपर में। मतलब कि मेन जो टॉपिक हमारा शुरू होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे फिर, और बहुत मजा आएगा। बस आपने क्या करके आना है कल के क्लास के लिए, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में कोवैलेंट बॉन्डिंग पढ़े हैं वो आपको पूरा डबल से पढ़ के आना है, बस बाकी कुछ नहीं। और ये आज का जो पढ़े उसको पूरा प्रिपेयर करके रखो ताकि आपको सब पूरे कॉन्सेप्ट याद हो जाए, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, ठीक है।